हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक का हम डिस्कशन कर रहे थे। ब्लैक बुक सीरीज में अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। इसमें एक्सरसाइज 1 अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि अगर f(x) हमारे पास एक फंक्शन है, f(x) की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ x² माइनस ऑफ लैम्डा x प्लस 1। और बोला गया है दिस फंक्शन हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन बी। क्या बात है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जब इसकी केवल एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो। हम यहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं, भाई सिग्नम फंक्शन की वैल्यू तो -1, 0 और +1 होती है, और ये जो अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है। तो उसी में अपन कुछ रिलेशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ये जो अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस ऑफ 4ac लैम्डा -4। तो हमने कहा भाई पहला केस तो ये हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई मतलब ये है λ² -4 की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये जो चीज है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। x² माइनस ऑफ लैम्डा x प्लस 1 जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और अगर ये मसाला ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन ऑफ पॉजिटिव मसाला इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो है सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो f(x) की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब π/4 होगा। तो इस केस में हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा दैट इज π/4, है ना। y इक्वल टू π/4 एक ऐसा लाइन बन जाएगा हमारे पास, और ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। हमसे बोला गया है कि हमें ये जो फंक्शन है विच हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ये वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता, मतलब ये d की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर हमने दूसरा केस लिया, हमने कहा भाई d की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरा केस हमने लिया कि d की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। d की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए मतलब λ² माइनस 4 की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में x² माइनस ऑफ लैम्डा x प्लस 1 के 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे कुछ इस तरीके से, ये अल्फा और ये बीटा। जब -∞ से अल्फा एंड बीटा से इन्फिनिटी आएंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो सिग्नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं f(x) के बारे में बात करूं तो जब x की वैल्यू -∞ से अल्फा एंड बीटा से इन्फिनिटी होगी, जब x की वैल्यू -∞ से लेके अल्फा यूनियन बीटा से लेके इन्फिनिटी होगी, तो उस कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मसाला ऑफ सिग्नम फंक्शन इज +1 एंड tan इनवर्स +1 इज π/4, तो फंक्शन की वैल्यू π/4 होगी। जब x की वैल्यू अल्फा से लेके बीटा होगी, जब x की वैल्यू अल्फा से लेके बीटा होगी तो ये एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस के नीचे आ रहा है, और सिग्नम फंक्शन ऑफ नेगेटिव मसाला इज -1। तो इस फंक्शन की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ -1 इज -π/4 होगी। और जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा होगी तो उस कंडीशन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 इज 0 और tan इनवर्स 0 इज 0, तो ये होगा। तो अगर हम देखें इसका हम ग्राफ बनाएं, किसका, इस f(x) का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ओके, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मैं f(x) का ग्राफ बनाता हूँ। अब अगर मैं f(x) का ग्राफ बनाता हूँ वही इस वाले केस में, ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है, तो ये π/4 है, ये -π/4 है, दिस इज -π/4 एंड +π/4। अल्फा एंड बीटा पे वैल्यू तो 0 है, ओके। -∞ से लेके अल्फा तक वैल्यू π/4 एंड बीटा से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू π/4, और अल्फा से बीटा तक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -π/4। तो इसमें डिसकंटिन्यूटी एक अल्फा पे भी आएगी और एक बीटा पे भी आएगी, तो इसमें 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब अपन तीसरा केस देखते हैं।
तीसरा केस हमारे पास है जब डी की वैल्यू 0 होगी। डी की वैल्यू 0 होगी मतलब जब लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 होगी, तो उस कंडीशन में ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा और इसके जो है रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट अल्फा अगर आप लेंगे, है ना, अगर आप x की वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट अल्फा, अल्फा और बीटा बराबर है लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सिग्नम फंक्शन ऑफ पॉजिटिव मसाला इज +1 एंड tan इनवर्स ऑफ +1 इज π/4। और जब x की वैल्यू अल्फा होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास सिग्नम इस मसाला की वैल्यू 0 होगी और सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 इज 0, tan इनवर्स 0 इज 0। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, अल्फा हम फिलहाल पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा आएगा, π/4 होगा, बस अल्फा पे वैल्यू 0 होगी। तो ओनली इन दिस केस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली वन पॉइंट। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर है 4, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है +-2, तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज +2 एंड -2। द ऑप्शन इज सी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो मल्टीपल करेक्ट है आंसर आएगा वो आ जाएगा सी और डी। आंसर चेक कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1 सी एंड डी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फंक्शन गिवन है f(x). ये फंक्शन बोला गया है, इसकी वैल्यू है 2 × x+1। कब है, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 है। यह √1 - x²। ये कब है, जब x की वैल्यू जो है वो -1 से लेकर +1 है। और ये है मॉड ऑफ x, फिर इसमें -1 किया तो इसका भी मॉड, फिर इसमें -1 किया तो इसका भी मॉड। और ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर हमारे पास ये है तो हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ें जरा। हमसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये वाले, देन f(x) is non-differentiable at exactly 3 points, f(x) is continuous in -∞ से 1, f(x) is differentiable in -∞ से -1, f(x) is finite type of discontinuity at x equal to 1 but discontinuous at x equal to -1। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ बनाना। हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं √1 - x² का। तो हमें ये पता है कि अगर y की वैल्यू √1 - x² है तो बेसिकली y² इक्वल टू 1 - x² है, तो बेसिकली x² + y² इक्वल टू 1 है। तो ये तो एक सर्कल होता है भाई, इसकी इक्वेशन जिसका सेंटर 0, 0 और रेडियस 1 होती है, ये 1 होता है, ये -1। तो -1 से +1 में अगर ग्राफ बनाना है तो यही इतना वाला पार्ट बनेगा और यहाँ पे हॉलो सर्कल और यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो इसका जो ग्राफ बनेगा बीच वाले आइटम का, वो एक ऐसा सेमी सर्कल बनेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1 x एक्सिस पे, ये -1, ये y एक्सिस पे 1, यहाँ पे हॉलो सर्कल और यहाँ पे हॉलो सर्कल। ये अपन ने बीच वाले आइटम का ग्राफ बना लिया। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो हमारे पास ये बीच वाले सामान का ग्राफ बन गया। अब इसका ग्राफ बनाए भाई, ये आसान है ना, इसका बना लो पहले। -1 पे तो इसकी वैल्यू 0 है, तो -1 पे 0 ये अपन ने बिंदी चिपका दी। फिर आगे बढ़े, -2 पे जो वैल्यू आएगी तो -2 आएगी। मतलब ये जो है कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका मान लेते हैं अपन। ये ग्राफ बन जाएगा, ये है y = 2 × x+1, ये है y = √1 - x²। अब इसका ग्राफ हमें बनाना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो भैया, मॉड x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है। तो जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 होता ही है। तो x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये मॉड खुल गया, तो ये x - 1 बचा। अब ये है मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये आ गया। तो ये कहानी हो गई x - 2 के मॉड की। देखा,
अब अगर मैं x माइनस टू की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, तो 1 रखने पे वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 1, तो 1 रखने पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, 2 रखने पे 0 और फिर 1। तो ये हमारे पास ग्राफ होगा भाई। ठीक है, देखो आपको ग्राफ दिख रहा है सबको, पूरा बिल्कुल दिख रहा है, ये ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ के बारे में अगर अपन बात करें, क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, डिफरेंशिएट कर ले। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2, इसको करेंगे 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगी, है ना, 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, -1 करेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट। तो यहाँ पे जो है नॉन डिफरेंशिएबल हमें ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ तो डिसकंटिन्यूस है ही, तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और यहाँ चौच बनी हो तो यहाँ भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब हम देखें भाई इसका ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए, f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। तो भाई एक तो -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, एक 1 पे और एक 2 पे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा मेरे अनुसार। अब देखें, f(x) इज कंटिन्यूस फ्रॉम -∞ से 1, कंटिन्यूस -∞ से लेके 1, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस है? बिल्कुल है, लेकिन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। और ये जो ऑप्शन है इसमें 1 पे दिया है क्लोज इंटरवल, देखना भाई 1 पे क्लोज इंटरवल दिया है, मतलब 1 पे भी कंटिन्यूटी होगा इस बारे में बात बोली गई है, लेकिन 1 पे कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। इज डिफरेंशिएबल -∞ से -1 ओपन, तो -∞ से -1 की बात करें, -1 ओपन मतलब -1 पे बात नहीं करना, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी अपना आंसर है। दिस इज द फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x = 1। देखो x = 1 पे फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि दोनों लिमिट फाइनाइट बट नॉट इक्वल है, बिल्कुल सही। बट कंटिन्यूस एट x = -1, -1 पे बिल्कुल कंटिन्यूस है, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर ए, सी और डी आया क्वेश्चन नंबर 2 का। देखें जरा, ए, सी, डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं अपन, चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो भैया। बोला गया है जो f(x) है इसकी वैल्यू है x ब्रैकेट के अंदर है 3 इंटू ई का पावर 1/x प्लस 4/2 माइनस ई का पावर 1/x, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 and x is not equal to 1/ln2 and 0 when x equal to 0. Question is that which of the following statement are correct? f(x) is continuous at x equal to 0, f(x) is non-variable at x equal to 0, f dash of 0 plus equal to -3 and f dash of 0 minus does not exist. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो f(0) की वैल्यू तो 0 है, तो लिमिट निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास हमें निकालना है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, x 3 इंटू ई का पावर 1/x प्लस 4/2 माइनस ई का पावर 1/x। अच्छा ये तो 0 है, ये अगर अपन पुट करते हैं तो ये हमारे पास 0 प्लस से इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, और 0 माइनस पे जो है, चलो ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम इसका 0 प्लस पे लिमिट निकालते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस x ई का पावर 1/x अगर हमने कॉमन ले लिया तो 3 प्लस 4/1 ई का पावर x और 2/1 ई का पावर 2 ई का पावर 1/x माइनस 1। x इज टेंडिंग टू 0 पे 1/0 प्लस है, 1/0 प्लस इज इन्फिनिटी, ई का पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 4/∞ टेंडिंग टू 0, तो ये वाला टर्म टेंडिंग टू 0 और ये वाला टर्म भी टेंडिंग टू 0, 3/-1 तो ये -1 -3 एंड ये 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो 0 आ रही है भाई। अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालें। अगर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस x 3 इंटू ई का पावर 1/x प्लस 4
अपॉन 2 माइनस ई का पावर 1 अपॉन एक्स। 0 माइनस पे 1 अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी ई का पावर माइनस इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0, तो ये वाली टर्म भी टेंडिंग टू 0, ये भी टेंडिंग टू 0, तो 4 अपॉन 2 इज 2 इंटू 0 इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आ गई, फंक्शन की वैल्यू 0 पे एफ ऑफ 0 इज भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। और ये ऑप्शन में है क्या भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए यही कह रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना आंसर आ गया। अभी अपन को आगे भी सॉल्व करना है क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है, तो इतना नोट कर लीजिए पहले। अब हम इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं 0 पे। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ 0 माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, एफ ऑफ एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस पे। तो ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस, माइनस एच रखेंगे तो ये एक्स की जगह तो माइनस एच आ जाएगा। ये जाएगा हमारे पास 3 इंटू ई का पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 4 अपॉन 2 माइनस ई का पावर माइनस 1 अपॉन एच। एफ ऑफ 0 तो 0 और अपॉन में माइनस एच, ये कैंसिल हो गया। अब 0 प्लस तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ई का पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 तो 4 अपॉन 2 मतलब 2। तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस की वैल्यू 2 आ गई। और इसमें ऑप्शन नंबर डी में बोला है एफ डैश ऑफ 0 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारे पास जो है साइड में हम लिख लेते हैं कि एफ डैश ऑफ 0 माइनस की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो ये अपन ने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो यह जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग एफ डैश ऑफ 0 प्लस लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन एच। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं भाई तो ये हमारे पास हो जाएगा एच 3 इंटू ई का पावर 1 अपॉन एच प्लस 4 अपॉन 2 माइनस ई का पावर 1 अपॉन एच। और एफ ऑफ 0 इज 0 और अपॉन में आ गया एच, एच से एच कैंसिल। एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस होता है तो उस पर ये चीज़ इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लॉ ऑफ लव लगाएंगे तो ऊपर का कोफिशिएंट 3 नीचे का कोफिशिएंट -1, तो इसकी वैल्यू -3 आ गई। तो हमारे पास जो एफ डैश ऑफ 0 प्लस आ गया -3, एफ डैश ऑफ 0 प्लस की वैल्यू -3 मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी आ चुका था, ऑप्शन नंबर सी आ गया और ऑप्शन नंबर बी भी आ गया। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है? ए बी सी है, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना सॉल्व हो गया। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ भाई चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना, ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो एफ एक्स का मॉड है ये लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है। ये लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर। 0 पे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करनी है। चलिए भाई देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो अगर हम देखें मॉड ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होगी। ये बात तो क्लियर है। तो अगर मैं 0 पे वैल्यू देखो इसकी 0 पे, है ना, तो एफ ऑफ 0 पे अगर वैल्यू देखा जाए एफ ऑफ 0 का मॉड तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है। अब अगर कोई क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है और लेस देन इक्वल टू 0 भी है, इसका मतलब है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो एफ ऑफ 0 का मॉड क्या होगा? 0। एफ ऑफ 0 का मॉड 0 होगा तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर उसके बाद हम एफ ऑफ 0 प्लस की वैल्यू देखें तो एफ ऑफ 0 प्लस की कहानी गई है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 0 प्लस है बेसिकली 0 प्लस। तो सिमिलरली हम एफ ऑफ 0 माइनस का मॉड जो देखें तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। तो इन तीनों की वैल्यू 0 होगी बेसिकली। एफ ऑफ 0 प्लस की वैल्यू भी 0 होगी, एफ ऑफ 0 माइनस की वैल्यू भी 0 होगी और एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 होगी।
तो यहाँ से कुछ ऑप्शन हमारे पास कंटिन्यूटी वाले आ गए। देखिए ऑप्शन नंबर डी आ गया कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर ए भी आंसर हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से अगर कोई होगा तो वो भी आंसर आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब जो है हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करें एट एक्स इक्वल टू जीरो, अच्छी बात है। एफ डैश ऑफ, अपन ऐसा करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करूं तो एफ डैश ऑफ जीरो प्लस जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। एक चीज तो क्लियर है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश ऑफ जीरो प्लस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच अपॉन एच, ये हमारे पास होगा। अच्छा, एफ ऑफ एच की जो वैल्यू होगी अगर हम यहाँ पे मॉड ले लें, है ना, तो एफ ऑफ एच की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी देखें जरा, वो है जीरो से लेके साइन स्क्वायर एच तक। अगर मैं डिवाइड बाय एच कर दूँ तो जीरो अपॉन एच, ये है एफ एच अपॉन एच का मॉड, है ना, एफ एच अपॉन एच का मॉड, केवल एफ एच का मॉड अपॉन एच कर दें और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एच अपॉन एच। अच्छा, अगर मैं कहूँ लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस लगाता हूँ मैं, तो जीरो प्लस पे, अच्छा एफ ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू क्या थी, तो अगर हम एग्जैक्टली देखें तो एफ ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू जो थी वो जीरो थी, है ना, जीरो प्लस थी बेसिकली, इसके इक्वल की थी अपन ने, जीरो प्लस थी। तो जीरो प्लस पे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हमारे पास जो है जीरो अपॉन एच है, ये हमारे पास आया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एच अपॉन एच, और ये हमारे पास आ गया साइन एच इंटू साइन एच अपॉन एच। तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, मतलब हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा जीरो। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, सिमिलरली जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश ऑफ जीरो माइनस के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ जीरो और अपॉन माइनस एच। तो अगर हम देखेंगे एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस पे एफ ऑफ जीरो माइनस, तो एफ ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू भी क्या थी, जीरो प्लस थी। तो बेसिकली जब अपन यहाँ पे मॉड लगाएंगे तो ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो सेम यही वाला केस होगा, बस हमारे पास एच की जगह माइनस एच होगा, तो उसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, अपन करके देख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो आएगी और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया जाएगा। तो आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का आना चाहिए ए, बी और डी। तो चेक करते हैं अपन, आंसर जो हमारे पास इसका आएगा वो जाएगा ए, बी और डी। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2 ब्लैक बुक, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर अपन बात करें तो एफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का मॉड, फिर ये जो मॉड होगा इसमें प्लस पी और इसका मॉड। बोला गया है दिस एफ एक्स हैज मोर देन 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डेरिवेबिलिटी, देन द वैल्यू ऑफ पी कैन बी। चलिए देखते हैं अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फंक्शन बना कैसे होगा भाई। हम देखें तो पहले हमारे पास मॉड एक्स होगा, फिर मॉड एक्स में अपन पहले मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, फिर उसमें फिर मॉड लगा दो, उसका ग्राफ बनाओ, फिर उसमें प्लस पी कर दो, उसका ग्राफ बनाओ, फिर उसका मॉड फिर लगा दो, उसका ग्राफ बनाओ। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इतने सारे स्टेप में ये ग्राफ बन सकता है। तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें। देखिए भाई, अगर हमारे पास y इक्वल टू मॉड एक्स है तो y इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो तो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हमें y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 कहना है तो एक तो अपन ये कह सकते हैं जब वैल्यू 0 आ रही थी वो वैल्यू माइनस 2 आएगी, ग्राफ 2 यूनिट नीचे खिसक जाएगा। या फिर आप इसको y प्लस 2 इक्वल टू मॉड एक्स लिख के कह सकता हूँ इसका ऑरिजिन 0 कॉमा माइनस 2 हो गया। और अगर ऑरिजिन ये हमारे पास 0 कॉमा माइनस 2 हो गया है तो ये x 0 है, मतलब y एक्सिस तो यही रहेगी, लेकिन जो है y माइनस 2 है,
y -2 है तो ऊपर -1 फिर ऊपर 0, तो ये अपने पास कुछ x एक्सेस होगी। मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। 0 पे जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी, -2। इस तरीके से हमारे पास y = mod of x -2 का ग्राफ बनेगा। अब अगर y = mod of x -2 का ग्राफ हमने बना लिया तो y = mod x -2 का मॉड ले लें फिर से। अच्छा, ये वाले पॉइंट क्या होंगे, ये वाले पॉइंट क्या है, x एक्सेस पे जब y 0 होगा। y 0 कब होगा, जब mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। मतलब ये वाला पॉइंट है 2 एंड -2। ठीक है। अब जैसे ही अपन इसका मॉड लेंगे तो ये नीचे वाला जो सामान है वो ऊपर आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास जो नीचे वाला सामान है वो ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास जो है ये चीज़ गायब हो जाएगी। ये 0 पे वैल्यू -2 की जगह 2 आ जाएगी। इस ग्राफ को मैं फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ। तो भाई हमारे पास जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, W, एक बड़ा सा W, ये -2, ये 0, ये +2 और ये 2। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर जो है इसमें +p करें अपन, y = mod of x -2 का मॉड, ये तो ग्राफ ये है। अब यहाँ पे +p करें तो देखो भाई ये p की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैं कहता हूँ कि भाई p की वैल्यू जो है वो 0 है तो सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा। अगर मैं बोलता हूँ p की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब y की जो वैल्यू है पहले जितनी थी, पहले अगर 0 आ रही थी तो अब वैल्यू p आएगी। p की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगी, पहले 0 आ रही थी तो अब 2 आएगी। तो अगर मैं p पॉजिटिव लूँगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा और अगर p नेगेटिव लूँगा तो ग्राफ नीचे जाएगा। समझ गया भाई। p अगर 0 होगा तो ये हमारे पास ग्राफ जो है एज इट इज ऐसे ही रहेगा W। अगर भी पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अगर p नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ नीचे आएगा मतलब कुछ इस तरीके से होगा। ये 3 केस इसके पॉसिबल हैं। और बोला गया है इसका जो मॉड है उसके मोर देन 3 सॉल्यूशन होने, मोर देन 3 डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, हैज़ मोर देन 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर ये वाला केस है तो इसमें तो 1 2 3 भाई, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रहेगा। इसका अगर अपन मॉड बनाएंगे तो सेम ऐसे ही रहेगा। इसका मॉड बनाएंगे तो भी पॉजिटिव है, x एक्सेस के नीचे है ही नहीं, ये भी ग्राफ एज इट इज ही रहेगा। तो इसमें भी 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रहेंगे। लेकिन अगर ये वाला केस रहता है तो इस वाले केस में जो ग्राफ नीचे है वो ग्राफ ऊपर आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा, है ना। ये वाला ग्राफ नीचे से गायब हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। और अगर इस तरीके का ग्राफ होगा तो 1 2 3 4 मतलब नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले जो पॉइंट्स हैं वो मोर देन 3 हो जाएंगे। मतलब p नेगेटिव ही होगा, ये बात क्लियर हो गई। और p नेगेटिव होगा तो ऑप्शन नंबर बी में है -1 और ऑप्शन नंबर सी में है -2। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास बी और सी आना चाहिए। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखूं तो इसका आंसर बी और सी ही आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नोट कीजिए। हाँ भाई चलिए ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है आइडेंटिफाई द ऑप्शंस हैविंग करेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए देखो, बोला गया है f(x) = क्यूब रूट ऑफ x² इंटू मॉड x -1 माइनस ऑफ मॉड x इज नो वेयर नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल कभी नहीं होंगे। तो देखें हम जरा 7th का ऑप्शन नंबर ए देखें तो ज़्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे सॉल्व। f(x) की जो वैल्यू है ये हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ x² मॉड x -1 माइनस ऑफ मॉड x, ये कहीं भी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो मॉड x को अपन ओपन कर सकते हैं। अगर हम मॉड x को ओपन करेंगे तो 2 केस में ओपन होगा, जब एक बार तो x पॉजिटिव होगा, एक बार x नेगेटिव होगा और एक बार x 0 होगा। तो अगर मैं देखूं जब x की वैल्यू होगी नेगेटिव तो मॉड x माइनस के साइन के साथ ओपन होगा तो ये -x³ हो जाएगा। -x का क्यूब रूट जो होगा वो -x होगा और ये -1 होगा। और ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो माइनस प्लस x हो जाएगा। जब 0 होगा तो ये भी 0, ये भी 0, आंसर -1 आएगा। और जब पॉजिटिव होगा तो मॉड x पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो x³ का मॉड जो x³ का क्यूब रूट x आ जाएगा -1, मॉड x पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो -x।
तो आंसर हमारे पास -1 -1 -1। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू -1 व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो ये कहीं भी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। तो 7th का ए जो है वो ट्रू है। चलिए, तो 7th का ए जो है वो ट्रू है, तो ए अपना आंसर हो गया। फिर अपन और भी सॉल्व करते हैं, नोट कीजिए यहाँ तक। 7th का ए अपन ने कर लिया। अब 7th का बी ऑप्शन चेक करते हैं। 7th का बी ऑप्शन है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू है इन्फिनिटी। ये है x + 5 और ये है tan इनवर्स ऑफ x + 1, tan इनवर्स ऑफ x + 1 माइनस ऑफ x + 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x + 1। बोला गया है इसकी वैल्यू क्या 2 पाई होगी। ओके, अब देखें भाई इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ x + 1 तो मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में है। अगर मैं tan इनवर्स ऑफ x + 1 बाहर लेता हूँ तो अंदर x + 5 माइनस x + 1 बचेगा, डिफरेंस हो जाएगा 4। और लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और π/2 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो 2 पाई, और 2 पाई दिया है, मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी भी अपना आंसर हो गया। नोट कीजिए भाई, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7th का सी ऑप्शन देखिए। f(x) की जो वैल्यू है ये है साइन ऑफ ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 1। पहले बताओ भाई ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। तो f ऑफ -x अगर अपन लेते हैं तो हो जाएगा साइन ऑफ ln ऑफ, देखो भाई ये हम इसको पहले लिख दे रहा हूँ, तो ये अंडर रूट ऑफ x² + 1 कर तो जो का तो रहेगा, क्योंकि x की जगह -x रखेंगे तो -x², ये x की जगह -x हो जाएगा। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो ऊपर a² - b² होगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x², तो बचेगा 1। डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये पूरा आइटम 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 1। तो 1/this समथिंग log ऑफ 1/x इज माइनस log x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन ऑफ -x माइनस साइन x आ जाएगा। तो ये माइनस साइन x आ गया, मतलब माइनस fx आ गया। तो यस, ये ऑड है, तो ऑप्शन नंबर सी भी अपना आंसर हो गया। नोट कीजिए। इसके बाद देखिए 7th का डी। बोला गया है f(x) = 4 - x² अपॉन 4x - x³। ये कहाँ एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा? नहीं भाई, ऐसा तो होगा ही नहीं कि भाई ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा। तो ये डिसकंटिन्यूस होगा जो इसके रूट्स हैं 0 पे, 2 पे और -2 पे। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आया वो क्या आया? ABC। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ABC बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन सच दैट f of 0 = 2, f dash of 0 = -5 and f double dash of 0 = +3. A function gx is defined by the function gx is defined by e⁻ax plus fx plus बस इतना ही है for all x belongs to any real number. If g dash of 0 plus g double dash of 0 = 0, then find the value of a. ओके, अगर मैं g dash of x के बारे में बात करता हूँ तो यह जाएगा e⁻ax into a प्लस हो जाएगा f dash of x। तो अगर मैं g dash of 0 के बारे में बात करता हूँ तो e⁻01, तो ये हो जाएगा a, और f dash of 0 की वैल्यू है -5, तो ये जाएगा a -5। फिर मैं आगे बढ़ूँ, मैंने g डबल डैश ऑफ x निकाला, तो g डबल डैश ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी a² into e⁻x प्लस f डबल डैश ऑफ x। तो अगर मैं g डबल डैश ऑफ 0 के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा a²
एफ डबल डैश ऑफ जीरो इज +3। तो एफ डैश जीरो जी डैश जीरो की वैल्यू a-5 और जी डबल डैश जीरो की वैल्यू है a² +3। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a-5 प्लस हो जाएगा a² +3 = 0। तो हो जाएगा a² + a माइनस ऑफ 2 = 0। तो a² + 2a - a - 2 = 0। तो हो जाएगा a + 2 × a - 1 = 0। तो a की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है -2 और एक आ रही है 1। कोई कंस्टेंट चेक करें, ए पे कोई कंस्टेंट तो है नहीं भाई, यहाँ तो एक ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और कुछ जो ऐसी चीज़ जो ए रखने पे डिफाइन ना हो ऐसा कहीं भी नहीं है। मतलब ए की दोनों वैल्यूज़ होंगी, एक -2 और एक 1। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चेक करूँ तो आंसर हमारे पास बी और डी आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? BD। चेक करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर BD गलत लिखा है, x = a, तो b तो -1 है, AD आना चाहिए और AD ही है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो AD है। सही हो गया क्वेश्चन नंबर 8, नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है fx जो है fx है mod x × sin x। अब इसके बारे में बोला गया डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = n π, नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0 और कंटिन्यूस एट x = 0। अगर मैं इसको रीडिफाइन करता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -(x × sin x) वेयर x इज लेस देन 0 और x × sin x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड x = 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर मैं f(0) की और f(0) की और f(0) की वैल्यू निकालता हूँ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो 0- यहाँ है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0 आएगा, 0 पर प्लस यहाँ है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ भी 0 आएगा, f(0) पे वैल्यू भी 0 है। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है x = 0 पे, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि भाई अगर अपन ऐसा करें कि इसको अपन डिफरेंशिएट कर दें, f' की वैल्यू निकालें, f' की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -(x) sin x का cos x -(sin x) जब x इज लेस देन 0, और ये हो जाएगा x cos x प्लस sin x जब x ग्रेटर देन 0। तो f'(0) पे वैल्यू निकालें और f'(0) पे वैल्यू निकालें। 0- मतलब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू 0 आ रहा है। 0+ मतलब यहाँ वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब f'(0) की वैल्यू तो 0 ही आ रही है भाई, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया एट x = 0 पे। तो ये ऑप्शन है क्या कहीं? ठीक है, तो बी और सी तो नहीं होंगे। अच्छा, और बाकी पॉइंट्स पे देखें तो x लेस देन 0 पे अगर हम देखें तो 0 के अलावा बाकी सब पॉइंट्स पे तो ये डिफरेंशिएबल ही होगा, क्योंकि ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शंस को ऐड और मल्टीप्लाइड सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। सिमिलरली x ग्रेटर देन 0 पे x × cos x दोनों डिफरेंशिएबल, और sin x ये भी डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल सब कुछ कर दो तो क्या जाएगा हमारे पास? डिफरेंशिएबल ही होगा। अपन ने पढ़ा है ना भाई, ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर x ग्रेटर देन 0, ये भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल, दोनों का प्रोडक्ट किया तो भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, उसको ऐड कर दिया तो भी डिफरेंशिएबल। तो ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x लेस देन 0 के लिए, और x = 0 के लिए भी डिफरेंशिएबल है। मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर आएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखूं तो AD बिल्कुल सही आंसर आया है, नोट कर लीजिए। चलिए ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10 अपन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है कि fx जो है इसकी वैल्यू है tan² का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी गिवन है। ऑप्शन नंबर ए है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, fx इज कंटिन्यूस एट x = 0, नॉन डिफरेंशिएबल x = 0 और f'(0) = 0। मतलब हमें इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी केवल x = 0 पे चेक करनी है। अब देखो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 0,
जब x की वैल्यू 0 से 1 होती है, 0 पे ओपन होता है। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू 0 से 1 कब होगी भाई? 0 से π/0 पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 से π/4 तक जब जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 1 होगी। π/4 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? π/4 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, π/4 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। चलिए, सिमिलरली -π/4 से 0 के बीच में बात करेंगे तो स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू फिर 0 से 1 होगी। तो -π/4 से लेके 0 के बीच में जब बात करेंगे तो फिर से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, और -π/4 में वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ -π/4 से π/4 के बीच में ये वाला ग्राफ बनेगा। अब क्या 0 पे ये कंटिन्यूस है? बिल्कुल 0 पे ये कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, ऑप्शन नंबर ए दिया है, f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है। बी ऑप्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लिख लिया अपन ने। नॉन डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0, ये भी गलत है। f' ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, मतलब 0 है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, तो डी भी सही है। तो 10th का जो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से वो क्या आना चाहिए? बी और डी। चेक कर लेते हैं एक बार। 10th का आंसर बी और डी, बिल्कुल सही है, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर अपन देखें तो बोला गया है एफ ए बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन f' ऑफ x इक्वल टू f' ऑफ -x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, देन f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2, if f of 1 equal to f of 2 then f of -1 equal to f of -2। देखो भाई, हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया। तो f' ऑफ x dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ f' ऑफ -x dx। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास fx, और ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ -x अपॉन -1, तो माइनस ऑफ fx और प्लस हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, तो अगर हम देखें तो f ऑफ x प्लस f ऑफ -x का जो कोई वैल्यू आएगा, ये कोई कांस्टेंट c आएगा। अच्छा, c के बारे में निकालने के लिए कुछ दिया तो है नहीं कि अपन c निकाल लें, वही दिया है f' ऑफ x इक्वल टू f' ऑफ -x, तो उससे तो आएगा नहीं। चलिए, अब ऑप्शन नंबर ए में f ऑफ 1 और f ऑफ 2 के बारे में बात की है, तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1 की वैल्यू c आएगी, और f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 और f ऑफ -2 की वैल्यू भी c आएगी। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो c अलग कर दो। अब बोला गया f ऑफ 1 और f ऑफ 2 बराबर हैं, इसको अलग कर दिया, तो क्या बचा? f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ -2। तो ऑप्शन नंबर ए तो ट्रू है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए जो कि ट्रू है। नोट कीजिए। देखिए भाई, अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये भी f ऑफ 0 हो जाएगा, ये भी f ऑफ 0 हो जाएगा इक्वल टू c। तो c की वैल्यू 2 ऑफ f ऑफ 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो f ऑफ x प्लस f ऑफ -x की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 हो जाएगी। ट्वाइस, ये जो है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी अपना आंसर आ गया। अब अपन देखें c, बोला अगर f(x) इवन है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए पहले। अब हमसे बोला गया है अगर f(x) इवन है, f(x) अगर इवन है तो f ऑफ -x की वैल्यू क्या हो जाएगी? f(x) हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं f ऑफ -x की वैल्यू f(x) रख दूँ तो ट्वाइस ऑफ f(x) की वैल्यू हमारे पास 2 ऑफ f ऑफ 0 हो जाएगी। तो f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ 0 होगी। तो इन्होंने बोला f ऑफ 0 x की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? नहीं भाई, f ऑफ 0 होगी। अब डिपेंड करता है f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है कि नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी और देख लो। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो f ऑफ x, ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है f ऑफ x, मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया दोनों तरफ, प्लस f ऑफ y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ x प्लस y अपॉन 2। तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बनेगी जब आप y की जगह -x रखोगे, तो इसमें कंस्टेंट है, ये चीज़ 2 कब होगी? जब y इक्वल टू -x होगा। ऑलवेज रियल, एनी रियल नंबर के लिए 2 नहीं होगी, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन y इक्वल टू -x, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। तो ये हमारे पास जो है केवल ए और डी आंसर आएगा 11th का।
मेरा आंसर आया ए और डी। चेक करते हैं अपना आंसर क्या आया। 11th का है वही ए डी, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है एक फंक्शन है f, ये R है डिफाइन, फिर सच डेट f ऑफ x का जो मॉड है ये लेस देन इक्वल टू है x का पावर 4n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो fx के बारे में 4 पॉइंट्स कहे गए हैं। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मतलब 0 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। पहले अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, अच्छा ये क्या है, f ऑफ x का मॉड है, तो मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है और लेस देन इक्वल टू x का पावर 4n है। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो f ऑफ 0 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब f ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर मैंने देखा f ऑफ 0 प्लस के बारे में बात करें तो f ऑफ 0 प्लस का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 प्लस होगा। सिमिलरली f ऑफ 0 माइनस का जो मॉड है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 प्लस होगा। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब f ऑफ 0 प्लस की वैल्यू भी 0 हो जाए और f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू भी 0 हो जाए। सही बात है, 0 प्लस होगी बेसिकली, क्योंकि ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0 प्लस, तो हमारे पास 0 प्लस भी हो सकती है। तो ये हमारे पास आ गया। तो बेसिक हमारे पास जो है तीनों की वैल्यू 0 है, मतलब ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 0 पे। तो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे मतलब ऑप्शन नंबर बी तो आ गया भाई साहब। ये अपन ने कंटिन्यूटी चेक कर ली, नोट कीजिए यहाँ तक। अपन इसकी x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने f डैश ऑफ 0 के बारे में बात करी। तो f डैश ऑफ 0 आता है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब f ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन h। f ऑफ 0 की वैल्यू 0 अपन अभी निकाल चुके हैं, तो f डैश ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ h अपॉन h। ये हमारे पास f डैश ऑफ 0 की बात हो गई। अब हमारे पास f ऑफ x की जो वैल्यू है, f ऑफ x का जो मॉड है वो क्या है, लेस देन 0 इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू x का पावर 4n। मतलब f ऑफ h का जो मॉड है ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू h का पावर 4n। तो अगर मैं डिवाइड बाय h कर दूं तो 0 अपॉन h इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ h का मॉड अपॉन h इज लेस देन इक्वल टू h का पावर 4n माइनस 1। अगर मैं लिमिट लगा दूं h इज टेंडिंग टू 0 तीनों तरफ, तो अगर आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ h का मॉड अपॉन h, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू भी 0 होगी। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये क्या लिखा है, बेसिकली f डैश ऑफ 0 लिखा है। f डैश ऑफ 0 का मॉड जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो f डैश ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो f डैश ऑफ 0 एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा एट x इक्वल टू 0 पे, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी इसका जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ रहा है, बी और डी। बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बी एंड डी। तो नोट कर लीजिए, आंसर आ गया अपना। हाँ भाई, ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अपन। निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है जो f(x) है इसकी वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और जो g(x) है, g(x) की वैल्यू गिवन है 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर और x स्क्वायर व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। देन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लिमिट x टेंडिंग टू 1 g(x) एग्जिस्ट और g(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो भाई देखें जरा, ऑप्शन नंबर ए चेक करें। बोला गया है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, g(x) के बारे में आपका क्या कहना है। तो जैसे ही मैं 1 प्लस लूंगा तो वो भी इंटीजर नहीं होगा, 1 माइनस लूंगा तो वो भी इंटीजर नहीं होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे ये x स्क्वायर होगा
और एक्स स्क्वायर में 1 पुट करने पे आंसर 1 आएगा। तो लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1, जी एक्स की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, जी ऑफ 1 की वैल्यू करेंगे तो 1 इंटीजर हो गया और इंटीजर पे वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये फंक्शन हमारा ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट कंटिन्यूस नहीं है एक्स इक्वल टू 1 पे, तो बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो अपना आंसर आ गया। फिर आगे बढ़े भाई, ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करी। ऑप्शन नंबर बी में बोला है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1, एफ एक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? तो अगर मैं 1 प्लस रखता हूँ तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 1, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो आ जाएगी 1। और 1 माइनस रखता हूँ तो 1 माइनस की वैल्यू होती है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ऑप्शन नंबर बी में यही बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी अपना आंसर हो गया। तो ए और बी दो तो आंसर आ गए, नोट कीजिए यहाँ तक। अपन आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी में बोला है गॉफ इज कंटिन्यूस फॉर एक्स ऑल एक्स। तो गॉफ अगर कंटिन्यूस होगा तो अपन देखें जरा, गॉफ अपन निकालने पहले। तो जी ऑफ एफ एक्स अगर अपन निकालते हैं तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। कब? जब एफ एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा इंटीजर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स का होल स्क्वायर। कब? जब एफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एफ एक्स तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू तो हमेशा इंटीजर ही होगी। तो हमेशा इंटीजर होगी तो ये वाला केस होगा, ये वाला केस तो होगा ही नहीं। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो गॉफ एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। 0 मतलब क्या हो गया भाई? एक्स एक्सेस होगी। अब अगर ऐसा होगा तो ये क्या ऑलवेज कंटिन्यूस होगा? बिल्कुल, कांस्टेंट फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना आंसर भी आ गया। ऑप्शन नंबर सी भी अपना आंसर आ गया, नोट कीजिए भाई यहाँ तक। ऑप्शन नंबर डी देखिए। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है फॉग एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। तो अपन फॉग निकाल लें अब। तो फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास? जी एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो भैया, जी एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जी एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो 0 होगी जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर होगी जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो इसकी बात ये कही गई है कि भाई क्या ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा? नहीं, तो नहीं होगा भाई कंटिन्यूस। क्यों नहीं होगा? आप 1 पे ही चेक कर लो। जब मैं टेंडिंग टू 1 रखूंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी? 1, और ये वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? 0। आप 1 पे कंटिन्यूटी चेक करो। लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1, एफ ऑफ जी एक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ 1 प्लस के बारे में बात करें और एफ ऑफ जी ऑफ 1 माइनस के बारे में बात करें, तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास? 1 प्लस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा? 1। 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो और 1 माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 0। तो यहीं पे हमारे पास एक डिसकंटिन्यूस हो गया। तो ये क्या कंटिन्यूस होगा? तो नहीं, ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर नहीं होगा। तो आंसर इसका होगा ए बी सी। तो 13 देखो भाई, तो 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए बी और सी। बिल्कुल सही बात है। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं अपन। निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो बोला गया है एफ एक्स एक हमारे पास फंक्शन है सच डेट ये है p प्लस क्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 2 और 2p एक्स प्लस 3q एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन आर, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ बात करी गई है। चलिए अपन देखते हैं। अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करूं कि फंक्शन कंटिन्यूस कब हो सकता है, तो मैं ये देखूं जब x की वैल्यू 2 के अलावा बाकी सभी लेस देन 2 की वैल्यूज लेस देन 2 पे देखूं तो ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूस। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ग्रेटर देन 2 की बात करूं, इक्वल टू 2 की बात ना करूं, तो भी ये पॉलिनोमियल है, तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस हो गया तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा।
तो मैं x इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करूं, मतलब f ऑफ 2 माइनस और f ऑफ 2 प्लस और f ऑफ 2 इनके बारे में बात करूं, तो f ऑफ 2 माइनस मतलब जब मैं यहाँ 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास p प्लस 2q प्लस 4, और f ऑफ 2 प्लस जब मैं यहाँ 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4p और प्लस 12q। अच्छा 2 f ऑफ 2 की वैल्यू यही आएगी, तो मैं सीधा यही लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 2। अब अगर कंटिन्यूस हो रहा है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, दोनों अगर इक्वल होंगी तो 4p प्लस 12q की जो वैल्यू है वो हो जाएगी p प्लस 2q प्लस 4, मतलब 3p प्लस 10q इक्वल टू 4 होना चाहिए। अगर ये रिलेशन फॉलो करने वाली p और q की कोई वैल्यू लेते हैं तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि 2 पे भी कंटिन्यूस होगा और 2 के अलावा बाकी सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। तो अगर हम देखें अब ऑप्शन, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ऑप्शन नंबर ए इन आर ऑल रियल नंबर इफ 3p प्लस 10q इक्वल टू 4, ये रिलेशन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो अपना आंसर आ गया। फिर सेकंड तो डिफरेंशिएबल की बात कही है। अब थर्ड देखो, बोले p की वैल्यू -2 और q की वैल्यू 1 रखने पे कंटिन्यूस होगा, रख के देखें। अगर p अपन रखते हैं -2 तो -6, 1 रखते हैं तो 10 इक्वल टू 4, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर हो गया। तो कंटिन्यूटी चेक करी तो उससे दो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारे करेक्ट हो गए। नोट कीजिए यहां तक। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो एवरेज x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी q प्लस 2x जब x लेस देन 2 होगा, और ये आ जाएगी 2p प्लस 6qx जब x ग्रेटर देन 2 होगा। तो अगर मैं लेस देन 2 पे देखूं तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी केवल 2 पे चेक कर दूं, अगर 2 पे डिफरेंशिएबल हो गया तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ 2 प्लस की वैल्यू निकालें और एफ डैश ऑफ 2 माइनस की वैल्यू निकालें, ये दोनों बराबर होना चाहिए। 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस हो जाएगा 12q, और 2 माइनस मतलब यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास q प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2p प्लस हो जाएगा 11q इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखें जरा हम क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन, बोला है डिफरेंशिएबल इन आर इफ p इक्वल टू q इक्वल टू, पहले तो डी देखें, 2p प्लस 11q इक्वल टू 4 ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी तो अपना आंसर हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन चेक करना है, p की वैल्यू क्या रख दी 4/13 इंटू 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 8/13, और ये हमारे पास आ गया 11 इंटू क्या जाएगा 4/13, तो ये हमारे पास 4/13 ही है ना, 13, हाँ सही है। तो ये हो गया हमारे पास 44 और प्लस हो गया 8, 44 प्लस 8 कितना होता है वही 52/13, तो 4 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा था बी, ये भी आंसर होगा। अरे इसके तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हैं। तो देखें जरा अपन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ए बी सी दिया है, डी नहीं दिया है, चेक करें जरा डी क्या था भाई। डिफरेंशिएबल इज 2p प्लस 11q, 2p प्लस 11q इक्वल टू 4, 2p प्लस 11q इक्वल टू 4 अगर होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, है ना, ये है। चलिए एक मिनट इसको, हाँ सही बात है। देखो अपन ने आधा क्वेश्चन किया इसलिए अपना गलत आया भाई, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया इक्वेशन नंबर 2, है ना, और दूसरा रिलेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी था। इक्वेशन नंबर 1 क्या था 3p प्लस 10q इक्वल टू 4, और दूसरा रिलेशन क्या है 2p प्लस 12q, 2p प्लस 11q इक्वल टू 4। पहला रिलेशन यही था 3p प्लस 10q इक्वल टू 4, दूसरा है 2p प्लस 11q इक्वल टू 4। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस भी होना जरूरी है, मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो p और q की यूनिक वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं आएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास p और q की जो है केवल एक सिंगल वैल्यू आएगी, तो हम सॉल्व कर देंगे अगर, तो हमारे पास वही वैल्यूज आ रही होंगी, कौन सी 4/13 एंड 4/13। सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। ऊपर वाले में अपन कर दे, ये -4 या -4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो p अपॉन समथिंग इक्वल टू q अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो अगर हम इसको सॉल्व करें भाई
तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 40 और प्लस का 44। देखो माइनस का 40 एंड प्लस का 44 मतलब 4। फिर यहाँ देखें तो ये माइनस का 8 और प्लस का 12 मतलब ये भी 4। यहाँ देखें तो 33 माइनस 20 मतलब 13। तो ये पी की वैल्यू 4/13, क्यू की वैल्यू 4/13। तो केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा डिफरेंशियल होने के लिए, 4/13 एंड 4/13। इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, डी नहीं होगा भाई साहब, है ना, क्योंकि डी केवल एक ही इक्वेशन दी है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा तभी तो डिफरेंशिएबल होगा, कंटीन्यूअस होगा तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ABC आ गया। नोट कर लीजिए भाई। हाँ जी, ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं अपन। निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगर अपन देखें तो हमारे पास जो fx है, fx की वैल्यू दी है मॉड ऑफ 2x माइनस 9, प्लस दिया है 2x का मॉड, प्लस दिया है 2x प्लस 9 का मॉड। बोला गया है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करी गई है। तो अपन को इसका ग्राफ बना लेते हैं। अपन इसको अपन पहले रीडिफाइन करते हैं, फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं। अगर हम रीडिफाइन करने के बारे में बात करें तो इसको 0 पुट करेंगे तो 9/2 आएगा, इसको 0 पुट करेंगे तो माइनस 9/2, इसको 0 पुट करेंगे तो 0। ये हमारे पास है इन्फिनिटी माइनस का, ये है इन्फिनिटी प्लस का। यहाँ हमने माइनस 9/2 ले लिया, यहाँ हमने प्लस 9/2 ले लिया। अगर 2x माइनस 9 के मॉड के बारे में बात करें तो 9/2 के ग्रेटर देन पे पॉजिटिव और 9/2 से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। अगर 2x के मॉड के बारे में बात करें तो 0 से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव और 0 से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। और अगर 2x प्लस 9 के मॉड के बारे में बात करें तो माइनस 9/2 से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव, माइनस 9/2 से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। चलिए अपन इसको जो है रिडिफाइन कर लेते हैं। जब तीनों नेगेटिव साइन के साथ होंगे तो क्या होगा भाई, तीनों नेगेटिव साइन के साथ होंगे, यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x और ये माइनस ऑफ 2x माइनस 9, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -6x। ये fx के बारे में बात हो रही है। फिर दूसरा केस देखें, जब पहला वाला नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो -2x माइनस प्लस 9, ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो -2x और ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा तो प्लस 2x प्लस 9। तो आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 18। तो यहाँ फंक्शन हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 18। तीसरा केस देखें, जब पहला वाला नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो माइनस ऑफ 2x प्लस 9, बाकी दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे तो 2x एंड 2x प्लस 9, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 2x प्लस 18। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 18। और जब तीनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो सेम यही वाला केस होगा, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6x। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। तो जब यहाँ तक हमारा हो गया तो हम फंक्शन को अब रीडिफाइन करते हैं। अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं तो ये -6x वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -9/2 होगा। और माइनस ऑफ 2x प्लस 18 कब होगा, जब -9/2 से 0 होगा। माइनस ऑफ 2x प्लस 18 कब होगा, जब x की वैल्यू जो है -9/2 से 0 होगी। 2x प्लस 18 कब होगा, जब 0 से 9/2 होगा। 2x प्लस 18 की वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 9/2 होगी। और 6x कब होगा, जब 9/2 से इन्फिनिटी होगा। तो 6x कब होगा, जब x की वैल्यू 9/2 से लेके इन्फिनिटी होगा। अब देखो, एक तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, अपन ग्राफ बना लो इसका। और दूसरी बिना ग्राफ के भी सॉल्व कर सकते हैं। हम देखें हमसे बात क्या करी गई है। हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी गई है, 9/2 पे, -9/2 पे और 0 पे। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर देते हैं, क्यों इतनी ग्राफ बनाए अपन इसका। ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +6। अब यहाँ हो जाएगा x लेस देन -9/2, यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू -9/2 से लेके 0, यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू 0 से लेके 9/2 और यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू 9/2 से लेके इन्फिनिटी। तो -9/2 से अगर हम देखें तो एवरेज ऑफ -9/2 माइनस और एवरेज ऑफ -9/2 प्लस के बारे में हम बात करें तो -9/2 माइनस की वैल्यू -6, -9/2 प्लस की वैल्यू -2। तो -9/2 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल, 0 पे देखें तो 0 माइनस पे -2, 0 प्लस पे 2, वहाँ भी नॉन डिफरेंशिएबल।
9/2 माइनस पे 2, 9/2 प्लस पे 6, वहाँ भी नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये हमारे पास ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब बोला गया है विच आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 9/2, ये भी ट्रू। नॉन डिफरेंशिएबल माइनस 9/2, ये भी ट्रू। नॉन डिफरेंशिएबल एट 0, ये भी ट्रू। और नॉन डिफरेंशिएबल एट तीनों, ये भी ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए बी सी है ना, अरे सॉरी डी में डिफरेंशिएबल लिखा है तो डी नहीं होगा, ए बी सी तीनों हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ए बी सी तीनों हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। हाँ भाई, ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 16 करता अपन। निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला गया है एफ एक्स की जो वैल्यू है ये है मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। और कहाँ से कहाँ तक है, जब एक्स की वैल्यू है -2 से लेके +2, बहुत क्लोज। तो अब 4 ऑप्शन दिए हैं, अपन ग्राफ बना लेते हैं पहले, हालांकि बहुत आसान है इसका। भाई देखो, अपन जो है एक चीज़ अपन को पता है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, है ना, तो x की वैल्यू जब 0 से लेके 1 के बीच में होगी तो उस कंडीशन में x सबसे बड़ा होगा। 0 से 1 का आप कोई भी क्वांटिटी ले लो, 0 से लेके 1 में आप कोई भी चीज़ लोगे तो x सबसे बड़ा होगा, है ना। 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, x सबसे बड़ा होगा। -1 से -2 से 0 तो नेगेटिव है, तो सबसे बड़ा ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की होगी। अब ये तो बिना ग्राफ के हो रहा है भाई, है ना। अगर मैं इसको बिना ग्राफ के भी करूँ ना तो भी हमारा ये हो रहा है कि जब x की वैल्यू जो है -2 से लेके 0 होगी तो भाई ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। फिर x की वैल्यू जो है जब 0 से लेके 1 होगी, अच्छा 0 पे तो तीनों की वैल्यू 0 है, तो आप 0 पे सभी जगह यहाँ भी इक्वलिटी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। 0 से 1 के बारे में 1 पे भी तीनों, है ना, 1 पे भी जो है तीनों की वैल्यू 1 है, तो ये अपन जो है यहाँ भी लगा दो। तो 0 से 1 के बीच में जब आते हैं तो सबसे बड़ा क्या होगा भाई, जो x है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जैसे 1/2 1/4 1/8, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा x। फिर जब 1 से बड़े आते जाते हैं, x इज ग्रेटर देन 1 से लेके 2 पे आ जाते हैं, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा x क्यूब। लो भाई, ये तो ऐसे ही हो गया, रीडिफाइन। ग्राफ बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई इसको, बिना ग्राफ के ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही आसान था ये तो। अब अगर ये हमारे पास ऐसा हो गया, अब इसके बारे में क्या बात करी गई वो बाद में कर लेते हैं। बोला भाई कंटिन्यूस हो गया क्या -2 से 2 पे, देख लेते हैं भाई। 0 पे इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, 1 पे इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, बिल्कुल कंटिन्यूस होगा, हमेशा हमेशा कंटिन्यूस होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो जो है इसका आंसर होगा। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अपन इसका एक डेरिवेटिव और निकाल लो। चलो एक क्वेश्चन बने ग्राफ का सही, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा x की वैल्यू -2 से लेके 0, ये वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके 2। अब बोला गया है x इक्वल टू 1 पे देखें तो 1 पे 1 माइनस पे 1 आ रहा है, 1 प्लस पे 3 आ रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या दिया गया है, नॉन डिफरेंशिएबली दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर है। फिर f ऑफ -1 की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी में बोला है f ऑफ -1 और f ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालो भाई। तो -1 पे वैल्यू तो ये आ जाएगी +1, 3/2 पे ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आएगी ग्रेटर देन 1, तो कितना जाएगा 9, 3 क्यूब मतलब 27 और 2 क्यूब मतलब 8। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 27 + 8 इज 35/8। सही है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी देखो, बोला भाई f' ऑफ -1 एंड f' ऑफ 3/2 के बारे में बात करो, तो -1 जो है वो यहाँ आएगा, और उस पर f' ऑफ की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। 3/2 ग्रेटर देन 1 यहाँ आएगा, उस पर f' की वैल्यू 3 × 3/2 का स्क्वायर, तो 3 × 9/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -27/2। कितना दिया है, -35/4 दिया है, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो ए बी सी आना चाहिए। चेक करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर ए बी सी, बिल्कुल सही है, नोट कर लो भाई।